Hello everyone, Ziasir here, SST mentor and your guide for complete SST solution. Join my channel. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था डैट इज़ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का फर्स्ट वीडियो हमने बना दिया था जिसमें हम लोगों ने 4 टॉपिक डिस्कस कर लिया है। तो आज जो रिमेनिंग 3 टॉपिक है हम लोग उन 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे हो गया इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये 3 टॉपिक आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं फर्स्ट टॉपिक डेट इज इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो देखते हैं ये क्या चीज है। तो बेसिकली हमने कहा था कि इनकम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, इनकम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। डेवलपमेंट के लिए इनकम तो एक क्राइटेरिया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, लेकिन सिर्फ इनकम ही क्राइटेरिया नहीं है। हमने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था कि सपोज मुझे एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल रही है, यानी आई एम हैविंग गुड सैलरी, इनकम तो अच्छा दे रहा, लेकिन वहाँ पे सपोज जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सपोज वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो उतना अच्छा नहीं है, सपोज वहाँ पे जो सेल्फ रिस्पेक्ट मेरा हर्ट हो रहा है, तो आई वुड नॉट प्रीफर, मैं तो वहाँ प्रीफर नहीं करूँगा। तो देख लो मैंने यहाँ पे मनी को प्रेफरेंस नहीं दिया, मनी के साथ साथ अदर थिंग्स को भी प्रेफरेंस दिया। मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं जॉब कर रहा हूँ तो मनी के लिए कर रहा हूँ मैं, तो मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बट मनी इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। तो इसीलिए टॉपिक जो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया कि सिर्फ किसी का डेवलपमेंट, ये तो चलो मैंने इंडिविजुअल पे लेके बताया। अभी हम लोग स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या हम उस स्टेट्स को ज़्यादा डेवलप करेंगे जिस स्टेट्स के पास ज़्यादा पैसा हो? तो नहीं, ऐसा नहीं है। किसी स्टेट्स को या किसी नेशन को डेवलप होने के लिए सिर्फ पैसा ही इनफ नहीं है, अदर क्राइटेरियाज भी हैं। तो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं ये हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में, फॉर अचीविंग डेवलपमेंट गोल ऑफ पीपल नॉट ओनली वांट बेटर इनकम, दे ऑल्सो वांट नॉन मटेरियल थिंग्स। हमने पढ़ा था मटेरियल थिंग्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। तो मटेरियल थिंग्स तो हो गया हमारा इनकम, एंड नॉन मटेरियल थिंग्स की भी जरूरत पड़ती है, डेट इज फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो सिर्फ इनकम ही नहीं जरूरी है, इनकम के अलावा भी कुछ चाहिए। अगर ये तो होता है, ये सारी चीजें तो होता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए। तुम पूछोगे कि तुम्हारा डेवलपमेंट क्या है, मेरा डेवलपमेंट क्या है, लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। तो हाउ डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन कैलकुलेटेड, उसको कैसे करेंगे? हाउ डेवलपमेंट ऑफ स्टेट कैलकुलेटेड, किसी राज्य को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लेकर के 3 स्टेट्स के एग्जाम्पल लिया हमने इंडिया के, और वहाँ पे देखेंगे कि ध्यान से सारे लोग देखो, हरियाणा का अगर दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि हरियाणा जो है, हरियाणा का पर कैपिटल इनकम मैंने बता दिया है। पर कैपिटल इनकम कैलकुलेट, एवरेज इनकम कह सकते हैं इसको, पर कैपिटल इनकम को। और टोटल इनकम हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि जिस कंट्री का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, अगर वो लोग थोड़ा इनकम भी अगर अर्न करेंगे हर आदमी, तो उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा। अगर कम पॉपुलेशन वाला कंट्री है, अगर वो लोग कम इनकम भी अर्न करेंगे तो उनके पास बहुत कम पैसा रहेगा। तो उस तरह तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमने बताया था कि कैसे कैलकुलेट करना इनकम को, हमने बोला था पर कैपिटल इनकम, और बताया था कि पर कैपिटल इनकम इज टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो ऑन दैट बेसिस हम लोग देखते हैं कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स का पर कैपिटल इनकम कितना है। तो यहाँ सबसे पहला हरियाणा का दिखा रहा 1,62,034 रुपीज पर कैपिटल इनकम, यानी साल में हर आदमी ऑन एवरेज 1,62,000 रुपीज अर्न करता है, कमाता है। अगर हम केरला की बात करें तो केरला में देखो कि कितना, इट्स 1,40,190, यानी केरला में अप्रॉक्स 1,40,000 लोग अर्न करते हैं। वहीं पे अगर हम बिहार की बात करें तो बहुत कम है, इट्स ओनली 31,454।
ये 3 अलग अलग राज्य का हमने देखा। इसमें देखो कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटल इनकम या सिर्फ इनकम बेसिस पे बोलोगे, तुमसे पूछा जाएगा कौन सा स्टेट डेवलप है, तुम अभी सीधे कहोगे सर हरियाणा इज मोर डेवलप्ड। व्हाई? बिकॉज हरियाणा इज हैविंग पर कैपिटल इनकम ऑफ 1,62,000। ये तीनों स्टेट से सबसे ज्यादा है। तो सिर्फ इनकम क्राइटेरिया में तो ये दिख रहा है हमको, लेकिन क्या इंडिया में हरियाणा सबसे डेवलप्ड स्टेट है? नहीं। ये सबको पता है कि हरियाणा सबसे डेवलप्ड स्टेट नहीं है। अगर इन 3 में ही बात करते, इन 3 में बोला जाए कि क्या सबसे डेवलप हरियाणा है, तो तुम बोलोगे नो सर हरियाणा नहीं है। जबकि यहाँ पे पर कैपिटल इनकम किसका ज्यादा है? हरियाणा का ज्यादा है। इट मींस इनकम के अलावा भी क्राइटेरियाज हैं। तो क्या क्राइटेरियाज हैं अभी देखते हैं हम लोग। If per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed. अब उस बेस पे जो हमने डेटास देखा है, उस बेस पे तो कोई भी बोलेगा सर हरियाणा इज मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार इज लीस्ट डेवलप्ड। अब however this is not true if you look at the other criteria। इनकम के अलावा जो क्राइटेरिया वो हम लोग यहाँ देखते हैं। कंपैरेटिव डेटा ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार, उसका हम लोग 3 अलग डेटा लेते हैं। हमने इनकम ले लिया है, इनकम के अलावा अलग अलग डेटा लेते हैं। एक चीज यहाँ पे देखा, 3 अलग अलग डेटा है। एक है IMR, IMR बोलते हैं हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब होता है अ चाइल्ड बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 1, यानी जब बच्चा पैदा हुआ और 1 साल कंप्लीट जब तक करेगा उससे पहले पहले के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? इन्फेंट। 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 9 मंथ, 11 मंथ, 20 डेज, तो ये बच्चा क्या है? इन्फेंट। 1 साल से पहले के बच्चे को क्या बोलते हैं? इन्फेंट। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी मतलब होता है डेथ, रेट मतलब रेशियो है। तो यानी वो बच्चे जो 1 साल कंप्लीट करने से पहले जिनकी डेथ हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? IMR। और इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन 1000। इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1000 में। वो आगे हम लोग डेफिनेशन भी देखेंगे, डेफिनेशन में दिखा दूंगा ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो। तो IMR क्या हो गया कि 1000 बच्चे अगर बोर्न होते हैं किसी एरिया में, तो उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल कंप्लीट करने से पहले उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। वैसे बच्चे को क्या बोलेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होंगे। उसका डेटा सभी हम लोग लेंगे कि किस स्टेट में ज्यादा डेथ हो रही है, यानी जहां ज्यादा डेथ हो रही है इसका मतलब वहां पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है। अगर मुझे प्रीफर किया जाए कि आप इस स्टेट में जाइए जहां पे IMR ज्यादा है, तो आई विल नॉट प्रीफर, मैं नहीं चाहूंगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा लिटरेसी रेट, वो तो हम लोग जानते हैं कि 100 पे निकालते हैं इसको, जैसे IMR 1000 पे निकालते हैं, लिटरेसी परसेंटेज में तो 100 पे निकालेंगे कि 100 में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं। और लिटरेट होने का अलग अलग टाइम का अलग अलग क्राइटेरिया है। 2011 सेंसस, इससे पहले हम लोगों का जो डेटा हम लोग देखेंगे, 11 का डेटा है ये। तो 11 में क्या क्राइटेरिया है वो मैं बताऊंगा कि लिटरेसी रेट और कितने लोग पढ़े लिखे हैं। और थर्ड है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपना स्टडी 8 क्लास के बाद यानी 10th कंटिन्यू करते हैं। बहुत बच्चे हैं स्कूल गए 6, 7, 8 तक पढ़ा, उसके बाद स्कूल ड्रॉप आउट कर दिए, वो और स्कूल नहीं जाते दोबारा, किसी वजह से फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, या उसके पेरेंट्स मोटिवेट नहीं करते हैं, या अर्न करने का चाइल्डहुड में फैमिली पॉवर्टी को देखते हुए वो बचपन में ही काम करने लग जाते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन कितने बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं 9th और 10th क्लास, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये डेटा हम 2013 और 14, 13 और 14 का ये डेटा लेंगे। तो ऑन दैट 3 डेटा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हरियाणा का देखो IMR, यानी 1000 बच्चे अगर पैदा हुए तो उसमें से 33 बच्चे के चांसेस हैं कि वो 1 साल कंप्लीट करने से पहले मर जाएगा। वहीं पे अगर केरला का IMR देखा जाए, इट्स ओनली 10, 1000 में से सिर्फ 10 बच्चे का डेथ होगा। और बिहार को देखो तो इट्स 38, बहुत ज्यादा है। तो यानी अगर बोला जाए कि इस बेसिस पे तुम बताओ कौन सा ज्यादा डेवलप्ड है, IMR को, एक तो इनकम बेस पे तुमने अलग बता लिया, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे IMR बेसिस पे तुमको बोला गया, चलो IMR बेसिस पे बताओ। IMR में हम लोग क्या देखते हैं कि जो IMR जिसका जितना कम होगा वो एरिया ज्यादा डेवलप्ड होगा। कम है मतलब हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लाइफ बच्चे को सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इट मींस जिसका जितना कम उतना अच्छा। तो यहाँ पे देखा जाए तो केरला
केरला डेवलप्ड है, अभी क्या था, हरियाणा डेवलप्ड। इस क्राइटेरिया पे कौन डेवलप हो गया, केरला डेवलप्ड। यानी क्या हो गया, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम से क्राइटेरिया चेंज हो गया। नेक्स्ट जो है लिटरेसी रेट, हरियाणा का 82, 100 में से 82 लोग हरियाणा में लिटरेट हैं। लिटरेसी का जो भी डेफिनेशन होगा कि जैसे अभी 2011 का सेंसस का अगर देखें डेफिनेशन, तो अ पर्सन हु इज अबव 7 ईयर ऑफ एज, 7 साल से बड़ा कोई भी आदमी, इफ ही कैन रीड एंड राइट इन एनी वन लैंग्वेज, किसी भी एक भाषा में, जो इंडिया की जितनी भाषा है, खास करके 22 नेशनलाइज्ड लैंग्वेज जो हमारी राष्ट्र भाषा है, तो उस लैंग्वेज में से अगर वो किसी एक भाषा में कुछ लिख सकता है और कोई चीज पढ़ सकता है, एंड ठीक है, यानी सर लिख सकते कोई भी चीज, कोई कागज दे दें किसी लैंग्वेज में, बोले कि सर हमको तमिल में चाहिए, हमको हिंदी में चाहिए, हमको इंग्लिश में चाहिए, हमको उर्दू में मैं लिख सकता हूँ और उर्दू में बोल सकता हूँ, हिंदी में बोल सकता हूँ, संस्कृत में बोल सकता हूँ, संस्कृत में, कोई भी एक भाषा में अगर वो लिख सकता है और बोल सकता है और उसकी उम्र 7 साल से एबव है, उसे हम किस में काउंट करते हैं, लिटरेट में। ऑन डेट बेसिस, उस बेस पे जो सेंसस हुआ, सर्वे हुआ, जनगणना हुआ 2011 में, तो हरियाणा में 82 लोग ऐसे हैं, यानी 100 में से 82 लोग लिटरेट हैं, जबकि केरला में 94 और बिहार में 62, बहुत कम लोग लिटरेट हैं। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन पे हम जाए, लिटरेसी रेट जिसका जितना ज्यादा होगा, जैसे आईएमआर में क्या बोला, जिसका जितना कम होगा वो उतना डेवलप, लिटरेसी रेट में जिसका जितना ज्यादा होगा उतना डेवलप। उस पे देखो सबसे डेवलप कौन, केरला। एक क्राइटेरिया पे हरियाणा, दूसरे पे केरला, तीसरे पे भी केरला। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्राइटेरिया, नेट अटेंडेंस रेशियो। मैंने बताया कि कितने बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट नहीं करते हैं, यानी स्टडी कंटिन्यू करते हैं टिल 10th, तो वो कंडीशन हम लोग देखते हैं। हरियाणा में कितना है, 61, यानी अगर 6, 7, 8 तक 100 बच्चे थे, उसमें से 39 बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, सिर्फ 61 बच्चे ही अपनी स्टडी कंटिन्यू किए टिल 10th। जबकि केरला में कितना है, 83, ओनली 17 स्टूडेंट ने ड्रॉप आउट किया, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं। और बिहार में तो बहुत ही कम है, 43, इट मींस 57, मोर देन 50% बच्चे, 57 बच्चे लेफ्ट आउट हो गए, स्कूल छोड़ दिए, 6 और 8 तक पढ़े, उसके बाद छोड़ दिए, अपने काम में लग गए, चाइल्ड लेबर में लग गए। तो नेट अटेंडेंस रेशियो देखा जाए तो यहाँ पे हम क्या क्या देखेंगे, ये भी 100 में कैलकुलेट होता है, ठीक है, इस पे ध्यान रखना है। और ये भी जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा डेवलप कराएगा। तो इस बेस पे भी हमें क्या पता चला कि केरला ज्यादा डेवलप्ड है। इनकम अगर देखते हैं तो हरियाणा ज्यादा डेवलप है, और अदर क्राइटेरिया देखते हैं तो कौन, केरला ज्यादा डेवलप्ड है। तो ओवरऑल अगर चारों को लिया जाए, एवरेज निकाला जाए, 4 में से 3 में केरला आगे है और 1 में हरियाणा आगे है, ज्यादा डेवलप कौन कराएगा, एवरेज दिया जाएगा तो केरला डेवलप कराएगा। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं केरला इज मोर डेवलप्ड। तो हम जो बोलते हैं कि केरला ज्यादा डेवलप्ड है, तो हम सिर्फ इनकम क्राइटेरिया नहीं लेते हैं, हम अदर क्राइटेरिया को ऐड करके ही बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, सिर्फ इनकम क्राइटेरिया नहीं है, अदर क्राइटेरियाज के थ्रू हम किसी का डेवलपमेंट बता सकते हैं। सेम सिचुएशन अप्लाइड ऑन स्टेट्स, तो अप्लाई हो ही रहा है, और ऑन डिफरेंट नेशंस, जितने कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, सारे कंट्रीज में यही कंडीशन लगेगा। किसी कंट्री का तुम्हें डेवलपमेंट पता करना है तो हम इसी बेस पे पता कर सकते हैं। 2-4 क्राइटेरिया, सिर्फ इनकम नहीं देखेंगे, हम 2-4 क्राइटेरियाज देखेंगे और वहां से हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और अंदाजा लगा सकते हैं कि सर ये ज्यादा डेवलप्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, वो इस सारे जो अब मैंने बताया अटेंडेंस रेशियो और लिटरेसी रेट, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार देख लेना सिर्फ, ताकि तुम्हें नोट्स बनाने में इजी हो। इट इज द, ये आगे भी फिर से रिपीट होगा ये, इट इज द नंबर ऑफ पीपल अबव 7 ईयर ऑफ एज, मैंने बताया 7 साल से ऊपर, हु इज एबल टू रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग, रीड राइट एंड अंडरस्टैंडिंग, तीनों कंडीशन है यहाँ पे, कि वो पढ़ना आए, लिखना आए और समझना भी आए, वो समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले क्या लिखा हुआ है। हायर द लिटरेसी रेट मोर डेवलप द स्टेट विल बी, जो स्टेट जितना हाई वो स्टेट, वो कंट्री उतना डेवलप। इंडिया हैज अ लिटरेसी रेट ऑफ 64%, अगर पूरे इंडिया की बात करें ओवरऑल तो 64% हमारा क्या है, लिटरेसी रेट है। केरला हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड बिहार हैज द लोएस्ट। सबसे ज्यादा लिटरेसी कहाँ की है, केरला की है, बिहार की लोएस्ट। बिहार का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा खराब है, लेकिन वर्क हो रहा है,
जो स्टेट गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, हम लोग काम कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन फ्यू ईयर्स बिहार का भी लिटरेसी रेट अच्छा हो जाएगा। हो सकता है अभी जो 2021 अभी जो इस साल ही सेंसस होने वाला है, ये पेंडेमिक सिचुएशन थोड़ा सॉल्व हो, लॉकडाउन खुले, तो मुझे लगता है कि सेंसस डेट जनगणना होने वाला है। तो आई एम वेरी होपफुल कि अपना जो बिहार है ये थोड़ा सा जो सबसे नीचे है इससे ऊपर उठे और धीरे धीरे ये अच्छा हो जाएगा। तो लिटरेसी रेट का कंडीशन मैंने बता दिया। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मैंने बताया था, इट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर अटेनिंग 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल कंप्लीट करने से पहले डेथ हो जाती है। एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर, 1 साल में 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं, बोर्न होता है, तो उनमें से कितने बच्चे की डेथ हो गई। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी ध्यान रखना है कि हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं 1000 में। इट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इन अ कंट्री, यानी जहां का IMR जितना कम है यानी वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज उतनी अच्छी है। इन इंडिया केरला हैज द लोवेस्ट IMR व्हाइल बिहार हैज द हाईएस्ट, कि हमने IMR देखा केरला का सबसे कम है और बिहार का सबसे ज्यादा है। नेट अटेंडेंस रेशियो, इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14-15 ईयर अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप। वही है मैंने बताया कि कितने ड्रॉप आउट कर गए। मान लो 14-15 साल के 100 बच्चे हैं और उसमें से सिर्फ 60 लोग स्कूल आ रहे हैं, 40 लोग नहीं आ रहे, यानी वो ड्रॉप आउट है, पढ़े होंगे 1 2 3 फिर छोड़ दिए। 60 बच्चे ही यानी 10th, 14 या 15 एज ग्रुप किसका होता है, 10th का होता है। तो कितने बच्चे 10th कर रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो। तो चलो इसका नोट्स बनाने में ये डेफिनेशन हमें लिख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज, जो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ये सब जो बोला हमने, एजुकेशन हमने पढ़ा, अभी लिटरेसी रेट हमने पढ़ा, ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हमने पढ़ा, नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में पढ़ा। तो उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं अदर क्राइटेरिया में। तो अदर क्राइटेरिया क्या है, उसी को हम लोग क्या सकते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है। तो मुझे अगर बोला जाए कि सर आप एक जगह जॉब करने जाओ किसी एरिया में, तो मैं वहां पे सैलरी तो देखूंगा ही सबसे पहले, इनकम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया, लेकिन उसके अलावा मैं क्या देखूंगा कि वहां पे पब्लिक फैसिलिटीज कितनी है। अगर किसी एरिया में मुझे थोड़ी सी सैलरी कम मिलती है और पब्लिक फैसिलिटीज ज्यादा, तो आई विल प्रीफर दैट एरिया। तो पब्लिक फैसिलिटीज भी बहुत जरूरी है। जिस एरिया में, जिस कंट्री में पब्लिक फैसिलिटीज जितना ज्यादा रहेगा, वहां के लोग उतने ज्यादा डेवलप्ड कराएंगे। तो सिर्फ हमें इनकम पे नहीं जाना है, पब्लिक फैसिलिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है डेवलपमेंट का। तो हम लोग देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज होता क्या क्या है। पब्लिक फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट कंसीडर्ड एज पब्लिक फैसिलिटीज, वो फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है उसे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज। वो किसी इंडिविजुअल का नहीं होता है, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन एंजॉय दैट फैसिलिटीज, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का है और वो पूरे कंट्री के हर सिटीजन को राइट है कि वो उसको अपना अवेल करे। एग्जांपल जैसे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, तो कोई भी जाके एजुकेशन ले सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने हैं वो सबके लिए, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री कोई भी चला जाए। कम्युनिटी हॉल, किसी मोहल्ले में कम्युनिटी हॉल बनाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहां आप जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये रोडवेज, रेलवेज, ठीक है, तो जो भी है, वाटरवेज, अगर गवर्नमेंट की एयरवेज है तो फ्री तो नहीं होता, लेकिन वो पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और मिनिमम चार्ज पे हमें फैसिलिटीज दिया जाता है। तो ये सब क्या पब्लिक फैसिलिटीज है। इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी, क्लीनलीनेस, ये सब गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, उसका मिनिमम जो चार्ज है वो लगता है हमें। ये सारे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज, वही ना। तो मैं अगर सपोज मुझे जॉब करनी है और मैं कोई ऐसी जगह मुझे भेजा जा रहा है जहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो आई विल नॉट प्रीफर, मैं नहीं चाहूंगा वहां जाना, ठीक है। तो हमें क्या ट्रांसपोर्टेशन देखना है, तो सिर्फ इनकम ही नहीं देखेंगे हम, इसके अलावा बहुत सारे कंडीशंस को और भी देखेंगे। As we know that Punjab has more income than the average person in Kerala, but Kerala has a low infant mortality rate, ठीक है। पंजाब में क्या बोला कि as पंजाब has more income, हरियाणा का भी हमने देखा था, पंजाब के पास भी इनकम ज्यादा है लेकिन केरला का IMR क्या है, कम है।
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच प्रोवाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस टू द स्टेट, जो पीडीएस सिस्टम होता है जो हेल्थ प्रोवाइड करवाता है, या हम लोग जिसे राशन कोटा कहते हैं, जहाँ से हमें राशन मिलता है, ठीक है, तो वो हमारा होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, फैसिलिटीज वगैरह ज्यादा हमें मिलता है। वी नीड पब्लिक फैसिलिटीज बिकॉज वी आर नॉट एबल टू परचेज ऑल थिंग्स बाय मनी। हमें पब्लिक फैसिलिटीज क्यों चाहिए? हर चीज हम खुद से परचेज नहीं कर सकते। अपना रोड नहीं बनाएंगे ना, अपना रेलवेज नहीं बनाएंगे ना, अपने लिए पुलिस सिक्योरिटी सिस्टम नहीं रखेंगे ना, अपने लिए हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं ना, वो तो गवर्नमेंट ही हमें घर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएगी ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम खरीद नहीं सकते। जो हमारे ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज, जहाँ से हमें डॉक्यूमेंटेशन है, तो ऐसा थोड़ी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम खुद से थोड़ी बना लेंगे, गवर्नमेंट अथॉरिटी बना के देगा। रोड्स हम खुद से थोड़ी है कि चलो भाई मेरा घर अपना खुद से रोड बना लिए, वो गवर्नमेंट हमें अवेल करवाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं पब्लिक फैसिलिटी, जो कितना ही मनी हो जाए आदमी खुद उसे परचेज नहीं कर सकता। We need public facility because we are not able to purchase all things by money. We cannot able to buy a pollution-free environment with the help of money. हम चाहें कि पैसा से हम ऐसा environment create कर लेंगे जहाँ पे कोई पॉल्यूशन है, नहीं नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू ही ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसीज बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करे, क्लीनलीनेस को मेंटेन करे। जितना भी हमारा यू कह सकते हो कि हमारे ऑटोमोबाइल है, जितने भी व्हीकल्स चलता है, उस पर ऐसा व्हीकल्स चलाया जाए जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो। गवर्नमेंट करती है ना, जैसे अभी इंजन को मॉडिफाई किया था, अभी चल रहा BS6 इंजन, ठीक है, तो BS6 इंजन चला, वो कम पॉल्यूशन करता है। इससे पहले BS4 था, उससे पहले BS3 था। BS3 ज्यादा पॉल्यूट करता है, उसके बाद BS4 आया, वो पॉल्यूशन और कम किया। BS6 आया, पॉल्यूशन बहुत कम हो गया। हो सकता है और भी नया टेक्नोलॉजी और पॉल्यूशन कम हो जाए, तो गवर्नमेंट ये पॉलिसीज बनाती है। और अगर प्योर इन्वायरमेंट चाहिए तो हम सोचेंगे नहीं हम ऐसे करें, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। इन सबको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक फैसिलिटीज। अगला हम देख लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक लिस्ट होता है, एक इंडेक्स होता है। हम लोग अपने फेयर कॉपी में इंडेक्स बनाते हैं ना, एक लिस्ट होता है डेवलपमेंट का कि भाई कौन सा कंट्री कितना डेवलप्ड है। एक लिस्ट बनता है जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, यूएन के अंदर में, यूनाइटेड नेशन के अंदर में, तो वो सारे कंट्री का सर्वे किया जाता है, वहाँ सारे कंट्रीज का डेटाज लिया जाता है, एंड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया पे वो बनाते हैं कि वर्ल्ड के जो जितने कंट्रीज हैं इसमें से कौन सा कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वही वो उसी लिस्ट इंडेक्स को क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इट इज अ कंपोजिट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इंडेक्स बनाता कौन है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। थ्रू इट्स एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड एवरी ईयर, हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि कौन से कंट्री कितना आगे है, कितना पीछे है, कौन सा कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, कौन सा कम डेवलप्ड है, किस क्राइटेरिया पे वो निकाले, वो सारा डेटा होता है। मेजर पैरामीटर्स सच एज लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी किस एरिया में जो लोगों की लाइफ, एवरेज लाइफ कितनी है। इंडिया में एवरेज लाइफ 60-65 है, किसी कंट्री में हो सकता है 80 हो, किसी कंट्री में हो सकता है 50 हो। जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, इन्वायरमेंट अच्छा है, वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगा? ज्यादा होगा। जहाँ पे हेल्थ ऐसे अच्छी नहीं है, इन्वायरमेंट उतना प्योर नहीं है, तो वहाँ पे हेल्थ ऐसे बहुत कम होगी। एक क्राइटेरिया वो लोग लेते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा लेते हैं वो लेवल ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी रेट चेक करते हैं, और तीसरा है पर कैपिटल इनकम। यानी मेन जो UNDP जो अपना डेवलपमेंट रिपोर्ट, अभी तो 4 हमने पढ़ा था स्टेट्स के लिए, UNDP जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है उसको 3 क्राइटेरिया वो लोग लेते हैं। पहला क्राइटेरिया उन लोगों ने क्या दिया है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा अच्छी है तो, और इन्वायरमेंट अच्छा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी ही होगी। एक दूसरा है हमारा लिटरेसी, जिस कंट्री लोग ज्यादा लिटरेट होंगे ज्यादा डेवलप होंगे, ऐसे भी, तो वो है। एंड थर्ड वन इज इनकम, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्राइटेरिया है। वर्ल्ड कंट्रीज आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू इट वेरी हाई डेवलप्ड कंट्रीज, मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज एंड लो डेवलप्ड कंट्री। जो कंट्रीज 3 तरह के होते हैं, डेवलप्ड जिसे हम लोग हाई डेवलप्ड बोल रहे हैं, और दूसरा मीडियम डेवलप्ड जिसे हम लोग डेवलपिंग बोलते हैं, और लो डेवलप्ड जिसे हम लोग बोलते हैं अंडर डेवलप। हम लोग बोलते हैं 3 तरह की कंट्री है डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, यूरोपियन कंट्रीज क्या बोलते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज है। इंडिया डेवलपिंग यानी मीडियम डेवलप कंट्री है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश क्या? अंडर डेवलप्ड।
यानी लो डेवलप्ड कंट्री। तो ये हम किस बेस पे बोलते हैं? यूएन के रिपोर्ट पे। और यूएन कैसे निकालता है ये रिपोर्ट? ऑन 3 क्राइटेरिया। तीनों क्राइटेरिया एकदम माइंड में सेट कर लेना है। कैलकुलेशन ऑफ द इंडेक्स कंबाइंड 4 मेजर इंडिकेटर: लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ हेल्थ, expectation year of schooling, means of your schooling for education, and group national income per capita income of living. Every year UNDP rank countries based on HDI report. हर साल वो रिपोर्ट निकलता है इवन कौन सा कंट्री, कई सारे उसको HDI रैंक वो लोग तो 3 क्राइटेरिया पे देते हैं। कभी हो सकता है कि वो स्कूलिंग के हिसाब से भी देते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, कोई भी क्राइटेरिया वो दे सकते हैं। तो वो लोग हर साल क्या करते हैं? एक रिपोर्ट निकालते हैं कि इस साल का ये रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में वो लोग लिस्ट निकालते हैं यानी इंडेक्स। और वो इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे कौन सा कंट्री है, यानी जिस कंट्री में हेल्थ फैसिलिटी सबसे अच्छी, यानी लोग ज्यादा वहां पे जीते हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा हो, लिटरेसी सबसे अच्छी हो और पर कैपिटल इनकम भी सबसे ज्यादा हो, तो वो कंट्री क्या कर रहा है? नंबर 1 पे आ जाएगा वो। 1, 2, 3 जैसे कंट्री, जितने कंट्रीज हैं 198 कंट्री यूएन की लिस्ट में है, 198 कंट्री का क्या होगा? लिस्ट निकलता है। तो कोई 1 पे होगा, कोई 198 पे होगा। बोलो सर इंडिया का क्या पोजीशन है? तो इंडिया देख लो, हमेशा से इंडिया अप्रॉक्स अराउंड 130 घूमता है। इंडिया का जो, जहां तक मुझे याद है कि सबसे अच्छा रैंकिंग मैंने देखा इंडिया का 124। इंडिया, चूंकि हम लोग के यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो, और हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी तो नहीं है, ठीक ठाक है, तो उसकी वजह से इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से पर कैपिटल इनकम भी हमारा कम हो जाता है। लाइफ हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है, और लिटरेसी रेट पे बहुत ज्यादा वर्क नहीं हुआ था, अब बहुत अच्छा हो गया है एंड पहले अच्छा नहीं था। इस वजह से इंडिया का रैंक बहुत ऊपर नहीं है। अप्रॉक्स सबसे अच्छा जो हमने देखा आज तक 124, तो 130 के आसपास घूमता है, कभी 130, 131, 132, 133, तो इसी आसपास। शायद मुझे लगता है प्रीवियस ईयर इट्स 132 था शायद, इट्स नॉट श्योर, वो चेक करना होगा, लेकिन अप्रॉक्स हम अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ पे है। बोले सर इंडिया कहाँ पे है, तो ऐसा कि इंडिया 150 के नीचे नहीं, या 100 के अंदर हम लोग नहीं, वी आर अराउंड 130। कभी हम लोग 130 से ऊपर चले जाते हैं, कभी हम लोग 130 से नीचे चले जाते हैं। लेकिन देख लो इन कमिंग ईयर हर फील्ड में काम हो रहा है, एजुकेशन पे काम हो रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज पे काम हो रहा, तो हो सकता है इन कमिंग ईयर हम लोग पहले 100 से अंदर आएंगे, फिर हम लोग 50 के अंदर आएंगे। तो ये था हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। वो इंडेक्स है, रिपोर्ट है कि रिपोर्ट बनता है, उसमें एक लिस्ट निकलता है, वो लिस्ट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा कंट्री कितने पोजीशन पे है। IMR वो बता दिया मैंने कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है, तो वो क्राइटेरिया जो यूएन का क्राइटेरिया है, तो उन्होंने अपना डाल रखा है कि IMR का क्राइटेरिया एक लेते हैं। लिटरेसी रेट वही बताया मैंने, तो लिटरेसी रेट क्या लोग एक क्राइटेरिया लेते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो, अगर रेशियो जो हमने पढ़ा कि बच्चे कितना किस एज ग्रुप के बच्चे हैं जो स्टडी कंटिन्यू करते हैं 14 और 15 ईयर एज ग्रुप में, उसी को हम क्या कैलकुलेट करते हैं? नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये सब क्राइटेरिया यूज होता है हमें डेवलपमेंट कैलकुलेटर में, ठीक है। एक चीज और पढ़ेंगे, टॉपिक में मैंने दिया था BMI, बॉडी मास इंडेक्स। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, इंसानों को हम लोग देखते हैं, तो कोई क्या होता है? बहुत मोटा होता है, कोई क्या होता है? बहुत पतला होता है, कोई एवरेज होता है। तो हम ह्यूमन का भी निकाल सकते हैं कि भाई ये लड़का कैसा है, ठीक है, ये लोग कैसे हैं। जैसे डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग होता है, तो वही चीज हम लोग यहाँ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे क्या होता है? BMI। अगर किसी आदमी का BMI सही है यानी वो हेल्दी है, अगर BMI कम है यानी क्या है? माल न्यूरिशमेंट, या उसे हम कह सकते हैं अंडर वेट है। अगर BMI बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? वो आदमी ओवर वेट है। तो BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। हम अपना इंडिविजुअल की, मेरा जो बॉडी है वो सही है कि नहीं है, तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? BMI, बॉडी मास इंडेक्स। वन वे टू फाइंड आउट इफ एडल्ट्स आर अंडर नूरिश्ड टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। ये कैलकुलेट होता है वैसे लोगों पे जिनका डेवलपमेंट, जिनका ग्रोथ स्टैग्नेट कर गया है, यानी 21-22 साल से ऊपर। 10 साल के बच्चे का BMI तो कैलकुलेट कर सकते हो तुम अभी, लेकिन वो एग्जैक्ट BMI
नहीं आता। हमें एग्जैक्ट बीएमआई चाहिए तो 21 22 प्लस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बीएमआई। उसमें होगा क्या, बीएमआई करना कैसे है, डिवाइड द वेट ऑफ अ पर्सन इन केजी। किसी ह्यूमन बीइंग जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका वेट हम लेंगे केजी में, ठीक है, कि इस आदमी का कितना वेट है, सपोज 50 केजी 60 केजी, तो 60 केजी हमने ले लिया एंड उससे डिवाइड क्या कर देंगे, स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर, उसकी हाइट जितनी है तो उससे हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो यानी टोटल मास इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर। सपोज अपना ही हम लेते हैं एग्जांपल कि मेरी वेट अप्रॉक्स 75 केजी है, तो हम लिखेंगे ऊपर 75 डिवाइडेड बाय, मेरी हाइट है 175 मीटर, तो 1.75 मीटर का स्क्वायर लेंगे और हमसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो रेंज आएगा, एक रेंज इन लोगों ने दे दिया कि अगर आपका डिवीजन के बाद जो आपका बच रहा आंसर आ रहा, अगर वो आंसर 18.5 से लेके 25 के बीच में है, 18.5 से 25 के बीच में, तो आप क्या कहलाएंगे, हेल्दी पर्सन। इफ योर बीएमआई इज बिलो 18.5, 18.5 से कम है आप, ये हुआ 18.5 टू 25 का रेंज, इस बीच में है, देन यू आर अ हेल्दी पर्सन, सही है भाई, आप डेवलप्ड हो। इफ योर बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स बिलो 18.5, इससे कम है, 17 है, 16 है, 18.3 है, तो आप क्या है, अंडर वेट, आपका वजन कम है, आपको अपनी वेट बढ़ाना चाहिए ताकि आप इस एज ग्रुप में, हेल्दी एज ग्रुप में आ जाए। अगर आपका बीएमआई, अगर मेरा वेट ज्यादा है तो आपका बीएमआई क्या आ जाएगा, खुद ब खुद 25 से ज्यादा आएगा, 26, 27, 28, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ओवर वेट। 18.5 से कम अंडर वेट, 25 से ज्यादा ओवर वेट, 18.5 टू 25 हेल्दी पर्सन। क्लियर है। एक और क्राइटेरिया, एक और कंडीशन होता है जब 25 से ज्यादा, तो 25 से ज्यादा 26, 27, 28, 29 तक हम क्या बोलते हैं, ओवर वेट। वहीं पे अगर 30 से अबव आ गया आपका, तो आप ओबेस यानी बहुत मोटा, हम बोलते हैं ना ओबेसिटी, मोटापा का शिकार हो जाना, कि बहुत मोटा आदमी है, तो उसका तुम क्या, बहुत मोटा यानी वेट बहुत ज्यादा है, उसका बहुत ज्यादा वेट है, तो बीएमआई हमेशा क्या 30 से ज्यादा। अगर बीएमआई आपका 30 से ज्यादा आ गया यानी आप ओबेस यानी आप मोटापे का शिकार है, तो इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर। आप अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं एंड यू कैन कंट्रोल योर वेट। अगर आपका लगता है कि जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग कि मेरा क्या वेट होना चाहिए, तो बीएमआई का लिस्ट आता है, आप एज ग्रुप के हिसाब से डाल सकते हैं कि मेरी हाइट इतनी है और मेरा वेट क्या होना चाहिए, तो वो लिस्ट में आप देख सकते हैं। अच्छा इतना, तो अपने वेट को कंट्रोल करना चाहिए। वेट क्या है, कम है तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम। एक रेंज है 18.5 से 25, तो वो क्या है, हेल्दी है, और यू वी ऑल शुड मेंटेन इट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बीएमआई। तो अपना हेल्थ सिर्फ कंट्री का डेवलपमेंट, नेशन का डेवलपमेंट, स्टेट के डेवलपमेंट ही नहीं है, अपना भी डेवलपमेंट, अपने आप का, अपने हेल्थ को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट हम लोग जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी हम तो डेवलप करना है, ये तो अच्छी चीज है, ये पहले भी ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है और पहले से भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं जूनियर सेक्शन में, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी वी विल डेवलप, हम तो डेवलप करेंगे, बट विदाउट हैम्परिंग द इन्वायरमेंट, विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। क्योंकि हमने देखा है कि हम अपनी ग्रीड की वजह से हमने इन्वायरमेंट को पूरी तरह पॉल्यूट कर दिया है, नेचुरल रिसोर्स को डिप्लेट कर दिया है, वाटर को डिप्लेट कर दिया, मिनरल्स को डिप्लेट कर दिया, इतना ज्यादा नॉन जुडिशियस तरीके से हमने इसे यूज किया। इसकी वजह से क्या हो गया, सिचुएशन बहुत खराब हो गया है। तो हमें क्या करना है भाई, क्या जो हम ये लाइफ है हमारे बाद कोई नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं भाई कि वी आर द लास्ट लिविंग क्रिएचर, हम ही लोग हैं बस, हम लोग जितना रिसोर्स गॉड ने दिया है, सारे ऑयल, सारे मिनरल, सारे क्या कहते हैं कोल्स, सबको हम लोग यूज कर लें, नेचुरल गैस,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबको यूज कर लें, तो फिर भाई जो कमिंग जनरेशन वाले जो आने वाले हैं वो लोग क्या यूज करेंगे? क्या वो वापस से बैलगाड़ी में चढ़ेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसके लिए क्या करना है, कि हमें जो भी हमारे पास रिसोर्स है जुडिशियस तरीके से यूज करना है, ताकि हम भी यूज करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो क्या हो जाए, बच जाए। मैंने स्टेटमेंट कहा था प्रीवियस वीडियो में कि गांधी जी का कहना है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड फॉर नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। यानी इतना रिसोर्स हमारे पास है कि जब तक भी ये दुनिया रहेगी, जब तक भी ये वर्ल्ड है, जितनी भी जनरेशन आएगी उसके लिए इनफ है, अगर हम जुडिशियस तरीके से रिसोर्स को यूटिलाइज करें तो। अगर हम ग्रिड में पड़ गए, लालच में, तो फिर कुछ नहीं है। ये होता है हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस वी विल डेवलप बट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड कंजर्व द रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम उनके लिए बचाएंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग, ये देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट refers to development of human with the same time sustaining the ability of natural system। हम डेवलप करेंगे, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे हम लोग डेवलप कर रहे हैं, यानी इंडस्ट्रीज हम लोग बना रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूट कर रहा है हमारा। हमने प्रीवियस कई चैप्टर के एसएससी के वीडियोस में देखा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, बहुत अच्छी बात है भाई, प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, केमिकल्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूट, वाटर पॉल्यूट, लैंड डिग्रेड कर रहा है, लैंड का क्वालिटी खराब हो रहा है, और उसकी वजह से हमारा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो हम जो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को हम क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ओजोन लेयर डिग्रेड कर चुका है, ग्रीन आउट इफेक्ट हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग हो चुका है हमारे यहाँ, तो तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही है। हम डेवलप तो कर रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को पॉल्यूट खराब करते जा रहे हैं। लॉस किसका, हम सबका ही है। तो इसीलिए हमें डेवलप करना है, लेकिन बचा के, विदाउट डैमेजिंग द नेचुरल सिस्टम। इट इज हेल्पफुल टू फुलफिल द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अपनी जरूरत हम पूरा कर लें, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सब कुछ बचा के रखें। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी हैव टू यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक द कार्बन बेस्ड ओरिजिनल डिजाइन फ्यूल फॉर क्वांटिटी हाउ मच वी नीडेड। हमें कोशिश करना है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है, जो रिन्यू है तो वो तो करेंगे ही, तो हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को कम से कम यूज करना है। ठीक है, कि चूंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो दोबारा रिन्यू नहीं होगा, और वो एनवायरनमेंट को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। नेचुरल गैस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, सारा क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, और इसको ही हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये क्या हो जा रहा है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। तो हमें अल्टरनेट सोर्स ढूंढ लेना है, जब तक नहीं है इसको जुडिशियस वे में कम से कम हमें क्या करना है, यूज करना है। Some renewable resource like groundwater will take long time for replenish, so we should use the resource in finite quantity। जो हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्स है उसे यूज करना है, इन वैसा नहीं कि उसे भी बहुत बेताश है यूज किए, वो भी क्या हो गया, डिप्लीट कर गया। जैसे वाटर है, वाटर हमारा क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो तो रिन्यू होता जाएगा, वाटर जमीन के अंदर जाएगा फिर से आ जाएगा, लेकिन इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा वाटर को वेस्ट नहीं करना है। इस तरह क्या कर सकते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर था डेवलपमेंट, वो फिनिश हो गया है। एंड कोई अगर क्वेरी हो तो यू कैन सेंड मी इन मैसेज। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक इट।